हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू जू बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछली क्लास हम लोगों ने जो है चैप्टर 2 का स्टार्ट किए थे, उसमें डिस्कस किए थे पुष्प क्या है, पुष्प के चक्र के बारे में। पुष्प के सभी 4 चक्र होते हैं, उसमें से 2 चक्र के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कौन कौन? कैलिक्स और कोरोला। मीन्स कह सकते हैं, उसको हिंदी में कह सकते हैं वायदलपुंज और दलपुंज। फिर हम लोग पुमंग के बारे में पढ़ रहे थे। पुमंग जिसको एंडोसियम कहते हैं। एंडोसियम का जब डिटेल स्ट्रक्चर देखे तो एंडोसियम का 3 भाग, इकाई को हम लोग स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। उसका 3 भाग होते हैं। पहला भाग को हम लोग ऐसे देखे थे, इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। इसका 3 भाग होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश, इसको हम लोग बोलते हैं ये फिलामेंट, ये तंतु, और जहाँ से तंतु परागकोश से जुड़े होते हैं इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव, संयोजी। तो 3 भाग हम लोग किसका देखे थे? एक पुंकेसर का संरचना देखे थे। अब पुंकेसर की संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परागकोश के अंदर ही परागकण का निर्माण होते हैं। तो इसी के अंदर देखें कि परागकण का निर्माण कैसे हुए। जब इसका स्ट्रक्चर को देखें, इसको अनुप्रस्थ रूप से काटे थे तो ये देखे थे कि चतुष्कोणीय संरचना को दिखाए थे। चतुष्कोणीय संरचना का मतलब ऐसे दिखे थे, ये चतुष्कोणीय दिखे थे, मतलब कह सकते थे इसमें ये एक कोण को हम लोग क्या बोले थे? लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणुधानी। एक को क्या बोले थे? लघु बीजाणुधानी। तो 4 लघु बीजाणुधानी उपस्थित थे। तो 4 में से हम लोग एक लघु बीजाणुधानी का संरचना को अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। तो देखे थे कि इसमें 4 परत से घिरे होते हैं। पहला परत का नाम था एपिडर्मिस, दूसरा का एंडोथेसियम और तीसरा का मिडिल लेयर, और लास्ट में जो थे टैपिटम, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर जो है वो क्या करते? इसके अंदर जो स्पोरोजिनस सेल थे, जनन कोशिका थे, उस जनन कोशिका को सुरक्षा प्रदान करते। और ये जो टैपिटम कोशिका थे वो क्या करते? इसको भोजन प्रदान कर रहे थे। और इसमें एक और बात बताए थे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी कोशिका बहुकेंद्रीय होते हैं? तो टैपिटम जो होते हैं वो बहुकेंद्रीय होते हैं। जब टैपिटम को देखें, माइक्रोस्पोरेंजियम को देखें, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो जनन कोशिका होते हैं, ये जनन कोशिका विभाजित करके क्या बनाते हैं? एमएमसी, लघु मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल को बनाते हैं। और वो माइक्रोस्पोर मदर से डिवाइड करके क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर बनाते हैं। लघु बीजाणु क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर डिवाइड करके परागकण का निर्माण करते हैं। तो एमएमसी लोग कह सकते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण की क्रिया को हम लोग क्या बोले थे? लघु बीजाणु जनन। अब लघु बीजाणु से परागकण का या युग्मक, नर युग्मक का निर्माण की क्रिया को हम लोग बोलते हैं लघु युग्मक जनन। तो समझ पाए थे कि नर युग्मक का निर्माण कैसे हुए। नर युग्मक का जब निर्माण हम लोग समझ गए तो आज हम लोग समझेंगे कि नर युग्मक का संरचना होता कैसे है। इस परागकण का संरचना की बात करेंगे, उसको देखेंगे कि उससे क्या फायदा है, क्या लॉस है। तो परागकण क्या? परागकण पौधे का नर युग्मक होते हैं। दूसरा, प्रत्येक परागकण में 2 भित्ति होते हैं। मान लेते हैं ये परागकण का संरचना है और इसमें 2 भित्ति होते हैं। 2 भित्ति, 2 दीवार से घिरे होंगे, ठीक है। और बाहरी भित्ति को बाह्य चोर, इसको क्या बोलेंगे? बाह्य चोर मीन्स एक्साइन, और अंदर वाले को इंटाइन, ठीक है। एक्साइन स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है। ये जो बाहर वाला जो परत है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है, जिस पर किसी भी एंजाइम, किसी और कितना भी टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग को पता हुआ कि कहीं कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कोयला निकलेगा? तो उस मिट्टी का जब अध्ययन किए जाते हैं तो उस मिट्टी में देखे जाते हैं कि स्पोरोपोलिन पाए जा रहे हैं, तो पता चल जाएंगे कि वहाँ पे कोयला निकलने वाला है। कोयला का निर्माण कैसे होते हैं? जब पेड़ जमीन के अंदर बहुत सालों तक रह जाते हैं तो वो कोयला, पेड़ सड़ के कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। और उस पेड़ में पता ही है कि उसमें क्या पाए जाएंगे? परागकण पाए जाएंगे। जब परागकण पाए जाएंगे तो परागकण में स्पोरोपोलिन भी पाए जाएंगे। तो जब मिट्टी में स्पोरोपोलिन पाए जाएंगे तो ये पता चल जाएंगे कि उस मिट्टी में कोयला निकलने वाले हैं। तो समझ पाए कि स्पोरोपोलिन जो फॉसिल का काम करते हैं, स्पोरोपोलिन के ऊपर किसी भी एंजाइम को और कितना भी तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। एंजाइम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये जो बाहर वाला परत देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र क्यों होते हैं? ये इस छिद्र को हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलेंगे? जर्म
पोर। ठीक है, एग्जाइम में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर वाले जगह पे स्पोरोपोलिनी नहीं पाए जाते हैं, जर्म पोर वाले स्थान पर स्पोरोपोलिनी नहीं पाए जाते हैं। इंटाइन सेलुलोज तथा पैक्टिन का बना होता है। ये जो अंदर वाला परत है ये किसका बना होता है? सेलुलोज और इंटाइन का। इनका डाइजेशन हो जाता है, इनका पाचन हो जाता है, इस पर तापमान का भी प्रभाव पड़ता है और एंजाइम का भी प्रभाव पड़ता है। परागकण के अंदर दो असमान कोशिका होते हैं। अभी जो परागकण के अंदर इसमें दो कोशिका पाए जाते हैं और दोनों असमान होते हैं। एक होते हैं छोटा कोशिका और एक पूरे बड़े में ऐसे भरे पड़े होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये दो कोशिका होते हैं, दो असमान होते हैं। देखिए ये बड़ा वाला है और बड़ा वाला के अंदर ही छोटा वाला तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा वाला कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। इसको क्या बोलेंगे? ये जो बड़ा वाला है इसको क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, कायिक कोशिका। और ये जो छोटा वाला है, इस छोटा वाला को हम बोलेंगे जनन कोशिका या फिर जेनरेटिव सेल, जनन कोशिका। ठीक है, तो पता चला कि एक परागकण के अंदर दो कोशिका दिखते हैं। एक कोशिका होते हैं कायिक कोशिका और दूसरा होते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका कायिक कोशिका के कोशिका द्रव में तैरते हुए नजर आते हैं या फिर द्रव में तैरते हुए नजर आते हैं। अब ये दोनों का कार्य क्या है? ये जो कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका जनन कोशिका को भोजन प्रदान करते हैं और ये जनन कोशिका ही वास्तव में नर युग्मक होते हैं। यही जाके मादा युग्मक से जाके निषेचित करते हैं और वो नए पौधे, नए फल का विकास करते हैं। तो वास्तव में जो है परागकण के अंदर नर युग्मक को क्या कहेंगे? जनन कोशिका। और जनन कोशिका को भोजन प्रदान करने वाले क्या होते हैं? कायिक कोशिका। तो यहाँ तक समझ पाए कि बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं या वेजिटेटिव सेल। ये बड़ा देखिए कितना बड़ा है और इसी के अंदर छोटा सेल प्रेजेंट है। छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं, जेनेरेटिव सेल कहते हैं। जेनेरेटिव सेल ही वास्तव में नर युग्मक होते हैं। जनन कोशिका कायिक कोशिका के द्रव में तैरता हुआ होता है। देखिए तैरता हुआ है, कभी यहाँ होंगे कभी यहाँ होंगे, कहीं भी होंगे संरचना। ये समझ पाए कि ये एक तरह का किसका संरचना है? ये परागकण का संरचना है। परागकण का संरचना दो परत से घिरे होते हैं। बाहरी वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन, जिसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को जर्म पोर कहते हैं। और अंदर वाले जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटाइन, जिसमें कोई छिद्र नहीं होते। और इंटाइन के अंदर दो कोशिका देखने के लिए मिलते हैं, एक कायिक कोशिका वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल जनन कोशिका। तो जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, कायिक कोशिका होते हैं, वो बड़ा होते हैं और उसी कोशिका के अंदर छोटी कोशिका जनन कोशिका तैरते हुए नजर आते हैं। वास्तव में जो नर युग्मक का निर्माण होते हैं वो कौन करते हैं? जनन कोशिका करते हैं। तो समझ पाए परागकण की संरचना। इस डायग्राम को बना पाइएगा, बड़ा आसानी से बना लीजिएगा, समझ में आ जाएंगे। देख लीजिए, इसको नोट कीजिए और इसके आगे फिर बात करते हैं। अभी हम लोगों ने बात कर रहे थे परागकण की संरचना। परागकण की संरचना को देखें कि वो दो परत से घिरे होते हैं, दो झिल्ली से घिरे होते हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल। बाह्यचोल जो स्पोरोपोलिनी नामक पदार्थ से बने होते हैं, जो उस पर कोई भी एंजाइम कितना भी तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं और वो फॉस्फेट का काम करते हैं। और जो अंतः झिल्ली होते हैं, अंतःचोल जो होते हैं, वो सेलुलोज और पैक्टिन के बने होते हैं। उस और बाह्यचोल में जो है वो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग जर्म पोर कहते हैं। बाह्यचोल में कोई छिद्र नहीं पाए जाते हैं। तो उसमें देखे कि उसके अंदर दो कोशिका देखे थे, एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। जनन कोशिका को ही वास्तव में नर युग्मक बोलते हैं और कायिक कोशिका को कहते हैं कि वो जनन कोशिका को भोज्य पदार्थ क्या कहते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, जो उनको प्रदान करते हैं। कायिक कोशिका में भोज्य पदार्थ संग्रहित होते हैं। समझ पाए कि जो कायिक कोशिका है वो जनन कोशिका को भोजन प्रदान करते हैं। कब कैसे करेंगे? उसके पास भोजन पहले संग्रहित रहेंगे तब तो वो भोजन पर उसको प्रोवाइड करेंगे या फिर प्रदान करेंगे। जनन कोशिका 60% पात्र में समसूत्री विभाजन करके दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। वो जो जेनरेटिव सेल होते हैं वो माइटोसिस डिवाइड करके उसमें दो और नर युग्मक का निर्माण करते हैं। देखेंगे कि ये नर युग्मक कैसे निषेचित करते हैं, कैसे स्टिग्मा पर जाते हैं, तो उसको देखेंगे आगे। पर ये समझते हैं कि ये परागकण में कभी कभी क्या होते हैं, 60% पात्र में परागकण 3 कोशिका के संरचना में दिखते हैं। जैसे 60% में क्या होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 जेनरेटिव सेल होते हैं। और 40% में क्या होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। मान लेते हैं कि ये
एक सेल है, इसको इंटाइन मान लेते हैं और बाहर में एक्साइन को बनाते हैं। ये क्या होगा? एक्साइन। ये कोई फूल का डिजाइन नहीं है, ये पोर दिखा रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्साइन। इसको क्या बोलेंगे? इस पोर को, छिद्र जो है, इसको बोलेंगे जर्म पोर, जर्म पोर। और ये अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इंटाइन। अब देखिए इसके अंदर दो कोशिका, एक बड़ा कोशिका भरा पड़ा हुआ पूरा, और इसी के अंदर एक जेनरेटिव सेल है, इसका ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, ये जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल छोटा होता है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होते हैं। क्या होते हैं? 60% प्लांट में ये डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब दो यहाँ पे दिख जाएंगे ऐसे, दो जेनरेटिव सेल दिखे और एक वेजिटेटिव सेल। 40% में क्या होंगे? ये एक ही दिखेंगे। ये 60% प्लांट की बात करें, और 40% प्लांट में ये स्टिग्मा पर जाने के बाद दो कोशिका में विभाजित होते हैं, ऐसे एक ही रहते हैं। तो परागकण वास्तव में क्या होता है? परागकण में दो कोशिका अवस्था और तीन कोशिका अवस्था दोनों देखने के लिए मिलते हैं। 60% में क्या देखने के लिए मिलते हैं? तीन कोशिका अवस्था, 3 सेल स्टेज, और 40% प्लांट में 2 सेल स्टेज देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 2 सेल और 3 सेल स्टेज समझ में आया कि 2 सेल स्टेज का मतलब हुआ कि इसमें एक ही जेनरेटिव सेल होंगे और एक ही वेजिटेटिव सेल होंगे, और 3 सेल स्टेज में क्या होंगे? जेनरेटिव सेल जो है 2 होंगे और वेजिटेटिव सेल 1 होंगे। ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, वो पिछले वाला में बताए थे, फिर वही बताए हैं। अगर उसमें समझ में नहीं आए हो तो इसको आराम से आप समझ के बना सकते हैं। ये होगा वेजिटेटिव सेल, या फिर कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा वाला जेनरेटिव सेल या फिर जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल। ये हम लोग किसका स्ट्रक्चर देखने? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखिए। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे कि पॉलन से हम लोग को क्या क्या प्रॉफिट हो सकते हैं, क्या क्या लॉस होते हैं, और ये इसका लाइफ स्पैन कितने देर तक रहता है। कि पॉलन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए रह जाएंगे, एक बार परागकण का निर्माण होंगे तो वो हमेशा के लिए रहेंगे, इसका भी एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे हम लोगों का जीवन काल एक निश्चित होते हैं, उसी प्रकार परागकण का भी एक जीवन काल निश्चित होते हैं। तो वो देखेंगे पॉलन वायबिलिटी, पॉलन एलर्जी, पॉलन फूड, पॉलन को हम लोग खाने में भी प्रयोग करते हैं, पॉलन से हम लोग को बीमारी भी होते हैं, और पॉलन का कुछ जीवन काल भी होते हैं। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे। आज हम लोग परागकण पर बात किए, परागकण को समझ पाए, नोट कर लीजिए इनको।